नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। मैं हूं आपके साथ डिम्पल राणा। देश में इस वक्त लॉकडाउन की स्थिति है। कोरोना महामारी का संक्रमण दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब ऐसे में सरकार के लिए भी चुनौतियां हैं और आम जनता के लिए भी परेशानी है। लेकिन मीडिया जो चौथा स्तंभ माना जाता है, उस पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसी के सिलसिले में हम अनस सिद्दीकी सर हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि वो मीडिया को किस नज़रिए से देखते हैं आज के दौर में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप हमें बताइए सर कि किस नज़रिए से आप देखते हैं मीडिया को, आज का जो दौर चल रहा है अभी। देखिए, मीडिया को जो है मैं यूँ कहूँ कि जो चौथा स्तंभ लोग कह रहे हैं, आखिर ये चौथा स्तंभ जो है भारतीय संविधान की जी किस चैप्टर में दिखा इसका उल्लेख है कि आप चौथे स्तंभ हैं। वहाँ तीन ही पालिकाएँ हैं, विधायी पालिका, कार्यपालिका और दूसरी है। वहाँ कहीं भी मीडिया का रोल नहीं है और मीडिया के किसी भी कर्मचारी के पास कोई विशेष जो है उनको फैसिलिटी नहीं है, उनको किसी तरीके का कोई एग्जम्पशन नहीं है। वो जो आम जनमानस है, जो आम व्यक्ति को अधिकार है, वही अधिकार मीडिया को भी है जी। लेकिन लोगों ने इसको गढ़ दिया कि सब मीडिया का चौथा स्तंभ है। ऐसा नहीं है। दूसरी बात कि मीडिया को जो रोल अदा करना चाहिए था, मीडिया जो है वो एक स्वस्थ आलोचना करता है, स्वस्थ आलोचक की भूमिका निभाता है, सत्ता से सवाल करता है, विपक्षी भूमिका निभाता है और अलर्ट करता है। लेकिन बदकिस्मती कहूँ कि पिछले कई सालों से देखने में आ रहा है कि मीडिया अपनी उस जिम्मेदारी से दूर भाग रहा है। वो कहीं भोंपू बन के काम कर रहा है। अखबार हैं तो वो अखबार न होकर के अब पोस्टर का काम कर रहे हैं जी। सत्ता से सवाल पूछने पर वो अपने ही साथियों को घेरने का काम करते हैं। जो हालात है अभी कोरोना वायरस को लेकर के, कोरोना वायरस का मजहब जो है आपने बताने की कोशिश की। ये पिछले दिनों आपने देखा किस तरीके से। अगर हम कोरोना वायरस की बात करें, इतिहास व भूगोल उसका देखें, खंगालें, कोरोना वायरस जो है पहला मरीज कब आया भारत के अंदर? 30 जनवरी 2020 को पता लगा सब कोरोना नाम की कोई बीमारी है जी। उस दौरान उस बीमारी से निपटने के हमारे यहाँ कोई तैयारी नहीं और ये कहा गया साहब इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका कोई जो है नुकसान नहीं है, लोग नॉर्मल लाइफ जीते रहे। जब ट्रंप जो है भारत में आए, नमस्ते ट्रंप का प्रोग्राम किया गया, लाखों लोग इकट्ठे किए गए जी। उनमें बाहर के विदेश के भी लोग आए हुए थे। कितने लोग उसके अंदर संक्रमित थे, किसी को कोई मेडिकल जांच नहीं की गई। ट्रंप जब वापस चले गए, उसके बाद बीमारी का दौर एक सिलसिला शुरू हुआ जी। और उसके बाद जो है मार्च में जो है आपने गाइडलाइन की। केजरीवाल जी ने कहा कि साहब 200 लोगों तक जो है आप करेंगे, फिर कहा साहब 50 करेंगे, धार्मिक स्थलों बंद करने की बात की गई, तमाम चीज़ें शुरू हुई। और उसके बाद मीडिया का एक ख़ास तबका उसने एक मुहिम खोली और इत्तफाक कहें या उनके साजिशन कहें, हालांकि गलती है कि मरकज़ तबलीगी जमात का जो मरकज़ है हेडक्वार्टर, वहाँ वो लोग, वहाँ जमात के लोग आए हुए थे, वहाँ रुकते हैं, अक्सर लोग रहते हैं। बगल में पुलिस स्टेशन है जी। जी। पुलिस के लोग, एजेंसी के लोग वहाँ रहते हैं। उन सब को जो है चीज़ों को दरकिनार किया गया। पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। मरकज़ के लोगों ने भी आनंद फानंद में जो काम किया, ये काम उनको पहले करना चाहिए था। गलतियाँ उनकी भी हैं, लेकिन सवाल ये हुआ कि साहब मरकज़ को किसी ने कहा। सर, एक सवाल मैं करना चाहती हूँ कि तबलीगी जमात को ही उसके बाद से टारगेट किया गया है कि 30% जो है भारत में जमात की वजह से हुआ है, जबकि पुलिस स्टेशन था वहाँ पे। लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं, उन्होंने वीडियो अपनी दिखाई थी कि हमने उनको आगाह किया था कि आप लोग 5 लोगों को अलाउ है जाना, लेकिन उसके बावजूद भी जो जमात वहाँ पे इकट्ठी हुई, उस पर आप कैसे मतलब इस चीज़ को देखते हैं कि उनको टारगेट क्यों किया जा रहा है? देखिए, टारगेट इसलिए किया गया कि सबसे आसान है किसी भी व्यक्ति पे आरोप लगा देना और आप एक तरफा यह कार्रवाई कर रहे हैं, आप किसी की बात सुन नहीं रहे हैं। मीडिया जो है जो वो निरंकुश हो गया है भारत के अंदर, वो समझ नहीं आता। पत्रकार की हैसियत निभाते हैं, एक थानेदार की भूमिका निभाते हैं, एक जो है न्यायिक प्रक्रिया की भूमिका निभाते हैं। आप किस भूमिका में हैं? मीडिया के लोग जो सो कॉल्ड जो है, जो बड़े चैनल अपने आप को कहते हैं, जो कॉर्पोरेट घरानों के यहाँ बंधुआ मजदूरी जो करने वाले एंकर हैं, जो गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं, मेरा उनसे सवाल है, आप कौन सी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं? क्या समाज में आपकी कोई भूमिका और आपका दायित्व तो नहीं है? सिर्फ सवाल खड़ा करना या किसी पे आरोप लगा देना काफ़ी है? सवाल करने हैं, सत्ता से सवाल कीजिए। जिम्मेदारी सत्ता की है, जो सत्ता में काबिज है। वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है। हमें उससे पे नहीं जाना कि सब किस पार्टी की सरकार है। जो भी पार्टी सरकार में आएगी, क्योंकि सरकार जो बनती है वो समूह से बनती है और संविधान में कहीं नहीं लिखा कि आप जब यह किसी पार्टी की सरकार बनाएंगे। वहाँ जो लोग जीत कर आते हैं उनमें से जो है वो अपना एक विधायक दल का नेता चुनते हैं। वो विधायक दल का नेता प्रधानमंत्री हो सकता है,
मुख्यमंत्री हो सकता है, उसी के अंदर से एक अपना मंत्रिमंडल तैयार किया जाता है। जी जी। लेकिन वो सब चीज़ें नहीं हो रही, वो एक परंपरा चली आ रही, परिपाटी सर शुरू से चली आ रही है। आपको लगता है कि जो बड़े बड़े चैनल्स है वो एक ही प्रोपेगेंडा चलाते हैं? वो अगर उनका बीजेपी एजेंडा है, देखिए उनका एजेंडा जो है, उनके जो बॉस हैं, जो कॉर्पोरेट घराने के लोग हैं, जो धन पशु हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, उनको इंस्ट्रक्शन मिलती है कि भाई आपको ये वाला अब चलाना है। मिसाल के तौर पे आप देखें, जी न्यूज़ ने पिछले दिनों खूब स्टोरी चलाई जी और लोगों को यह बताया, उसका यह हुआ कि मॉब लिंचिंग शुरू हुई, सैकड़ों लोगों के रोजगार गए और वहाँ लिखा गया साहब ये मुसलमान हैं, साहब ये थूकते हैं, ये फलाना करते हैं, और एक नफरत का माहौल बनाया गया। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को टारगेट करके मारा गया। उसके चक्कर में पालकर की जो घटना हुई, 2 साधु बेचारे इस हादसे के शिकार हुए। ये जो आपने एक नया ट्रेंड शुरू किया किसी हत्या कराने का, ठीक है, ये गलत तरीका है, लेकिन जी न्यूज़ ने उस पर बहुत ज़्यादा नहीं किया और उसको भी अलग अलग चश्मे से देखने की कोशिश की। उसके बाद में जो कुछ हुआ, अब जी न्यूज़ के दफ्तर में 28 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी। अब मैं पूछना चाहता हूँ, वो जो एंकर जो चिल्लाते थे, जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है, कोई सुधीर तिहाड़ी कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सुधीर साहब, आप अगर अपना इतिहास देखें, आपने पत्रकारिता शुरू की और जहाँ से शुरू की, क्या क्या आपने प्रोपेगेंडा किए, क्या क्या चीज़ें की। आज आपके पास जो संपत्ति है, वो संपत्ति कहाँ से आ गई, पत्रकार की कितनी तनख्वाहें हैं। और मैं आपको बताऊँ डिम्पल कि जो पत्रकारों की हालत, जो असल पत्रकारिता करने वाले लोग हैं, उनकी स्थिति यह है कि घर का राशन चलाना मुश्किल हो रहा है। ये जो लॉकडाउन हुआ है, इसके अंदर सब लोग जो है कटघरे में आ गए, क्योंकि जो लाला हैं, जो छोटे चैनल चला रहे हैं, छोटे अखबार चला रहे हैं, उन सब के यहाँ तनख्वाहें नहीं मिल रही। सब सर इस पर रिपोर्टरों को ये सोचते हैं कि इनका पेट नहीं है, इनका जितना शोषण कर सकते हो करो। और जो बड़े घराने के भी हैं, जो कॉर्पोरेट घराने के हैं, उन्होंने जो स्टिंगर रखे हुए हैं, उन स्टिंगरों के अधिकारों की रक्षा कौन करेगा, उनके जो है जीवन की गारंटी कौन लेगा, रोजगार की गारंटी योजना कौन लेगा। आपने मनरेगा के तहत एक मजदूर के तो रोजगार तय कर दिया, जी। निर्माण कार्य क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की तय कर दी भूमिका, उनकी जिम्मेदारी तय कर दी। लेकिन ये जो एक वर्ग है, जो पत्रकार है, अभी आपको मालूम है कि 16 मई को एक पत्रकार ने आत्महत्या कर ली। सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली, एक चैनल है हिंदी खबर करके, उसका पत्रकार था, 4 महीने से उसको तनख्वाह नहीं मिली, और तनख्वाह ना मिलने में उसकी बीवी जो पत्नी थी बीमार थी, उसको दवा नहीं दिला पाए, वो इलाज नहीं करा पाए, और वो आगे डिप्रेशन में उस आदमी ने सुसाइड कर लिया। कहीं ये खबर नहीं है। इसके अलावा कई सारे पत्रकारों ने और आत्महत्याएँ की हैं। कईयों ने सब्जी बेचनी शुरू कर दी, किसी ने कुछ करना शुरू कर दिया। लेकिन ये जो पत्रकारों के संगठन बने हुए हैं, कोई श्रमजीवी पत्रकार संगठन, कोई ये संगठन, वो संगठन, तमाम दुकान चलाने वाले वो ठेकेदार कहाँ लापता हैं, वो अब सरकार से क्यों नहीं सवाल कर रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत सारा ज्ञान देते हैं, आप ये डाटा दीजिए, सरकार आपको यह लोन देगी, सरकार आपको आर्थिक मदद करेगी, आपके स्वास्थ्य के लिए करेगी, उसके लिए करेगी। कहाँ हैं वो सब चीज़ें। दिल्ली हो, NCR हो, यूपी हो, आप यह पत्रकारों का ये फर्ज बनता है कि वो किसी पार्टी की या किसी सत्ता की चाटुकारिता ना करें, जो सच है वो दिखाएं। आज दोपहर में एक वीडियो वायरल हुआ है जी, यूपी के अंदर एक पत्रकार ने सच्चाई दिखाई कि उनके इलाके में कहाँ कहाँ गलत काम हो रहा है, जो ऑर्गेनाइज क्राइम में पुलिस किस तरीके से कर रही है। उस आदमी को यह बुला के धमकाया गया, उसने कहा था मैं अपना धर्म जो है पत्रकारिता निभा रहा हूँ। उस आदमी के खिलाफ अलग अलग जगहों से 6 FIR की गई, अरेस्ट करके जेल भेज दिए। क्या अब पत्रकारों के साथ ये होगा कि अगर आप जो सच्चाई दिखाएंगे तो उसके साथ में जो है पुलिस जो है, वो जो जनरल डायर की पुलिस होती थी जी अंग्रेजों के ज़माने में, वो अब जो है योगी की पुलिस भूमिका निभाएगी। दिल्ली में गनीमत है कि दिल्ली पुलिस बहुत संयम से काम लेती है जी, बहुत अच्छा रोल करती है, और मैं अभी भी कह सकता हूँ कि वर्ल्ड की सबसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस में से एक गिनती दिल्ली पुलिस की है जी। दिल्ली पुलिस जो है कठपुतली नहीं किसी के भी हाथ की। उसका कारण ये है कि अभी तक दिल्ली पुलिस वो ऑटोनोमस बॉडी बनी हुई है। जिस दिन ये इसको पूरा राज्य का दर्जा मिलेगा, उस दिन हो सकता है दिल्ली पुलिस के साथ में भी ये सियासतदान, राजनीतिक लोग एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए पुलिस का इस्तेमाल करें जी जी। तो हमें इनसे बचना है। पत्रकारों को चाहिए पत्रकारिता का काम करें, ईमानदारी से काम करें, और जो चैनल में बड़े बड़े एंकर जो नाम बने हुए हैं, नाम निहार कोरोना वायरस में स्टोरी कवर करने जाते हैं, उन लोगों के यह अभी तक क्या भूमिका रही, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या उन्होंने किसी भी प्रवासी मजदूर को किसी तरीके का कोई मदद की है। बेचारे लोग पैदल जा रहे हैं। BBC के एक रिपोर्टर ने पहल की, उसने अपने जूते उतार के तुरंत उसको दिए कि साहब आप इतना लंबा सफ़र कर रहे हैं, आपको जो पाँव जल रहे हैं, पाँव में छाले पड़ गए हैं, आप ये पहनिए, मैं ले लूँगा। क्या ये पत्रकार जिनकी सैलरियाँ मोटी हैं, जो एंकर हैं, ये लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते उसमें से? महिलाओं को साथ में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उनको सैनिटरी नैपकिन की ज़रूरत है, छोटे मासूम बच्चे हैं, उनको दूध की ज़रूरत है। कौन दे रहा है? सामाजिक संगठन खाना दे रहे हैं। सरकार जो है वो खाना की व्यवस्था कर रही है। सरकारी खाना कितना मिल रहा है, कैसा मिल रहा है,
दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की, वो भी मोदी की तरह घोषणाएं कर रहे हैं, जी, लेकिन उन घोषणाओं पे अमल कौन करेगा? आपको वो लगता है इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है? और सर मजदूर जो तबका है उसको भी बहुत परेशानी आ रही है, लोग पलायन कर रहे हैं उस पर। देखिए, यहाँ डिम्पल एक बात बताएं, मजदूर जो भाग रहा है वो भाग क्यों रहा है? आखिर उसके पीछे कौन लोग हैं? ये भी एक जांच का विषय है और विचारणीय है। ऐसा नहीं कि साहब जो है उनको किसी ने मना कर दिया, उनको खाने की व्यवस्था नहीं है। जब सब लोग खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक है, सरकार अपने स्तर पे जो कुछ कर रही है, जी, गुरुद्वारे के लोग जो है लंगर खाने उनके चल रहे हैं, आम जनमानस भी खाना दे रहा है, जो जिस लेवल पे हो रहा है मदद कर रही है। आपको घर जाने की क्या जल्दी है? अगर आपके घर में इतना ही सरमाया था, सब कुछ था, तो आपको दिल्ली आने की आवश्यकता क्या थी? आप दिल्ली में आए थे रोज़गार तलाशने के लिए, रोज़गार कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे। अगर थोड़ा सा लॉकडाउन हुआ देश में, जो है ये पूरे मुल्क के अंदर क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्या है, सब लोग उसको जो है फेस कर रहे हैं। जी, आप क्यों नहीं फेस करना चाहते? आप क्यों घर भाग रहे थे? पैदल हज़ारों किलोमीटर भाग के जा रहे हैं। आपको ये सोचे बगैर कि रास्ते में आपके साथ कोई हादसा हो सकता है। कितने हादसे हुए, औरैया के अंदर हुआ, जी, ट्रेन के अंदर जो है वहाँ पे सड़क पर लोग सोते हुए कर गए। बिल्कुल। अब आप यह देखिए सारी चीज़ हम सरकार पे जिम्मेदारी डाल दें, ये भी ठीक नहीं है। आम हमको नागरिक, मालूम है कि साहब मेरी जिम्मेदारी क्या है। जी, हम लोग अधिकार की बात कर रहे हैं, ये मेरा राइट है, ये मेरा राइट है, मेरा कर्तव्य भी तो है। मैं अपना कर्तव्य निर्वहन क्यों नहीं करता हूँ? हमारी एक मानसिकता है कि भगत सिंह तो पैदा होने चाहिए, मगर पड़ोसी के घर में। जिस दिन हम अपने घर में पैदा करेंगे भगत सिंह, वो सोच बनाएंगे, तो अपने आप ठीक हो जाएगा। हम पुलिस को गालियाँ देते हैं, पुलिस ने ये किया, पुलिस ने वो किया। क्या हम लोग वास्तव में ईमानदार हैं? क्या हम लोग देशभक्त हैं? अगर हम सच्चे भारतीय और देशभक्त हैं, हमको अपने भारतीय संविधान की पालन करना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए, निर्वहन करना चाहिए। अगर हमसे गलती हुई, हमने रेड लाइट जंप किया, हम कभी जाके कहते हैं अगले रेड लाइट पे, सॉरी सर मैंने रेड लाइट जंप किया है, प्लीज़ मेरा चालान कर दीजिए। बिल्कुल। लेकिन पुलिस वाला पकड़ ले तो हम उसको जो है थ्रेट भी करेंगे, उसको फ़ोन पे बात कराएंगे, धमकाएंगे भी। आपको लगता है कि हर नागरिक को पालन करना चाहिए, उल्लंघन नहीं करना चाहिए? बिल्कुल। लॉकडाउन में जो भी कानून बने हैं कि देखिए सरकार ने तो आपको लॉकडाउन में छूट भी दी है, जी, और उसमें जो है विकल्प दिया कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। केंद्र सरकार ने कहा कि बहुत सारे जो विषय हैं वो राज्य सरकारों के अधीन छोड़ दिए हैं, राज्य सरकार तय करें। गाइडलाइन जारी कर दी है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, आपको कब निकलना है, कैसे जाना है, क्या करना है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, दूसरे और चीज़ें कर रहे हैं, जा के जो है एक दूसरे कंधे पे हाथ रख के घूम रहे हैं। तो आप खुद उसका इवैल्यूएट उल्लंघन कर करें। रहे हैं बताओ। और सरकार के किसी मंत्री को इसमें बीमार नहीं होंगे, बीमार आप होंगे, मरेंगे आप, परिवार आपका पीड़ित होगा, नुकसान आपका होगा, सरकार का कोई नुकसान नहीं है। जी, सरकार को तो यह है, जो एमएलए हैं, मंत्री हैं, उनकी पेंशन बंद गई, उनको पेंशन मिलेगी। मजदूर को, पत्रकार को, दिहाड़ी मजदूर को कोई पेंशन नहीं मिलने वाली है। उसको मरने के भी पैसे खुद ही इकट्ठे करने हैं, जिंदा रहने की भी खुद व्यवस्था करनी तो है। जो प्रधानमंत्री ने ये आत्मनिर्भर भारत जो बोला था उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आत्मनिर्भर की जो कहानी है, ये एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए प्रधानमंत्री जी। उनको मालूम है 14 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई हैं, रोज़गार चला गया है। केंद्र सरकार ने कहा था कि हमारी सरकार 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देगी हर साल। हम उसमें फ्लॉप हुए हैं, फेल हुए हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ मोदी जी ने योजनाएं बहुत अच्छी लेकर के आए, घोषणा की, लेकिन उसको कैसे अमल में लाया जाए इसकी तैयारी कभी नहीं की। आपको वो लगता है अचानक से आते हैं, ऐलान करते हैं, और वो सुबह से जो है जादू छड़ी के तौर पे काम शुरू कर चाहते हैं। तो वो आपको नहीं नहीं लगता सर कि इम्प्लीमेंटेशन होगा जो उन्होंने घोषणा की है, या धीरे धीरे कभी तो होगा? क्योंकि रोजगार तो है ही नहीं जब से बीजेपी आई है। नहीं, देखिए बीजेपी में को नहीं कहेंगे बीजेपी आई है तो इसलिए रोज़गार नहीं है। रोज़गार के लिए कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। हम क्या ईमानदारी से काम करना चाहते हैं? मुझे मौका मिल रहा है, मैं काम क्यों नहीं? मुझे तो हराम की खाने की आदत पड़ी हुई है, बगैर काम किए पैसे मुझे मिल जाएँ। और सरकारी कर्मचारी तो उससे ज़्यादा ऐबदार है। जी, अगर उसे ये मालूम हो जाए सरकारी कर्मचारी को कि कल दोपहर में कोई सरकारी यह खाना है, वो उस दिन अपना लंच लेकर के घर से नहीं आता है, 50 रुपये का लंच बचेगा मेरा, वो जो है बड़ा अफसर जो है अपने चपरासी को भेजता है कि तुम खा के आना और 4 आदमी के लिए खाना लेकर के आना। तो हमारी मानसिकता ये है कि हमें सिर्फ तो सरकारी कर्मचारी इकट्ठा कर रहा है। कहीं ना कहीं मानसिकता को लेकिन improve डिम्पल, कर- एक चीज़ है जो सबसे बड़ी बात अभी देखने को मिल रही है, जी, ये जो कोरोना वायरस के आड़ में जो इसका टेररिज्म जो शुरू हुआ है, जो मेडिकल टेररिज्म शुरू किया है, उससे बहुत बड़ा नुकसान, और एक वर्ग जो है उसकी चांदी कट रही है कि देश जो है कोरोना वायरस के तौर पे लगे हुए है, कोरोना से लड़ रहा है, फाइट कर रहा है, और दूसरी तरफ जो है एक ख़ास गिरोह वो सब जो है चीज़ें बेचने में लगा हुआ है, निजीकरण कर रहा है। बिल्कुल। एयरपोर्ट जो है ठहरा बेचने की तैयारी कर दी है, दूसरे PSU बेचने की तैयारी हो गई हैं, बेचे जा रहे हैं, बैंकों की हालत ख़राब हो गई है। अब प्रधानमंत्री ने कहा 20 लाख करोड़ रुपए का जो है आत्मनिर्भर के लिए बनाया। जी, मैं प्रधानमंत्री जी से सवाल करना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी बताएं, तो 20 लाख करोड़ रुपया जो आपने दिया किस किस बैंक को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है,
वो पैसा कैसे मिलेगा, जिस मजदूर को जो है जो भाग रहा है, पलायन कर रहा है, उस मजदूर का हिस्सा कहाँ है, और उस मजदूर को हिस्सा मिलेगा कैसे। और जिनके पास अकाउंट नहीं है अगर किसी, उनको भी बहुत बड़ी दिक्कत देखिए है। अकाउंट्स का है, प्रधानमंत्री से मैं कहा था कि 3 महीने तक बैंकों से अपील है, कोई साहब जो है किस्त नहीं जाएगी, किसी के कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, जी। लेकिन तमाम बैंकों ने किस्तें भी काटी हैं सब कुछ और किया। जो है मिनिमम बैलेंस एवरेज जो है वो भी काटा है। तो ये जो है प्रधानमंत्री की क्यों नहीं सुन रहे हैं आखिर जो है, इसका मतलब करनी और कथनी में फ़र्क है। बिल्कुल। या तो प्रधानमंत्री के नियंत्रण से चीज़ें बाहर हो रही हैं, उनके मंत्री, उनके सांसद वो अनियंत्रित हैं, अलग अलग की भाषाएँ इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग तरीका है उनका कहने का। वहीं जो सरकार के हाथ पैर हैं, जी। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो भी उनके नियंत्रण से बाहर हैं, काम नहीं कर रहे हैं और अल्टीमेटली इन सब का सफ़र जनता कर रही है। आप जो है आज सोशल मीडिया पर अच्छा एक जोक चल रहा है कि साहब पॉलिटिकल लोगों को इसलिए कोरोना वायरस नहीं हो रहा है कि वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, वो 5 साल में जाके एक बार मिलते हैं और उसके बाद मिलते ही नहीं जनता से, जी। इसलिए पॉलिटिशियंस को जो है कोरोना वायरस नहीं हो रहा है। जी। तो अब आप देखें कि ये हालत है कि आप मजाक के पात्र बन रहे हैं। बिल्कुल, ऐसी महामारी की सिचुएशन में भी लोग इस तरह की चीजें बोल रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन कहीं ना कहीं दिल को लोगों को छू रही है वो बातें, जी। दिल उनका टूटा है। और एक बात याद रखिए, मोदी जी हों, मैं हूँ, कोई भी हो, हाय कभी खाली नहीं जाती है। गरीब खुश होता है तो झोली फैलाकर दुआएं देता है, जी। और जब उसका दिल टूटता है तो झोली फैलाकर बददुआ भी देता है। और हम लोग जो है सब उस देश में हैं जहाँ पे धर्म को मानते हैं, भगवान में आस्था है, अल्लाह में आस्था है, कहीं ना कहीं वो सर्वशक्तिमान जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है जी। उसमें आस्था रखते हैं, और उसके जो है आवाज़ खाली नहीं जाती है। वो खुश होता है तो भी जो है आपको कुछ देता है, और जब आपसे नाराज़ होता है तो आप प्रलय के रूप में देखते हैं, महामारी आती है। ये एक तरीके से अलामत है कि ऊपर वाला आपसे नाराज़ चल रहा है। हम लोग अपने कर्म को ठीक कर लें, कर्म के साथ साथ जो है अच्छे काम करें, नफ़रत फैलाने का काम नहीं करें, मोहब्बत फैलाने का काम करें। मोहब्बत जो है बड़ी चीज़ है, नफ़रत फैलाना बहुत आसान काम है, जी। लेकिन उसका अंत क्या है? कभी नफ़रत से किसी का भला नहीं हुआ है। और जिस चाइना ने जो है बीमारी को शुरू किया, आप उसी चाइना की किट लेकर के आ रहे हैं सब, उसी पे अभी भी डिपेंड हैं। बड़ा खेल हो रहा है। जी। तो जी। आप ये देखिए, किसी की जान जा रही है और किसी को लुत्फ़ आ रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी आप जांच कीजिए, पत्रकारों को ध्यान रखिए। बहुत सारे अखबार जो 40 पेज के छपते थे, आज 12 पेज के वो छप रहे हैं। मार्केट में अखबार आ नहीं रहे हैं सब, वो सब जो है PDF बना करके सोशल उस पर डाल रहे हैं और प्रिंट नहीं हो पा रहे हैं। अखबार वालों के जो रिपोर्टर हैं, जो स्टाफ के लोग हैं, उनको सैलरियाँ नहीं मिल रही जी। हैं। वो बेचारा होकर जो सबसे नीचे का तबका है, वो कहाँ कैसे गुजारा कर रहा है, कोई पूछने नहीं जा रहा। जो संपादक बने हुए, चूँकि 90% संपादक मालिक ही हैं अखबारों के, जी। वो लोग भी जो है शोषण कर रहे हैं। लेबर लॉज को जो है आपने ख़त्म कर दिया कि 3 साल तक अब लेबर लॉज नहीं रहेगा, मालिक जब चाहे हटा सकता है। तो आप साहब जो है गरीबों के हित कहाँ बात कर रहे हैं, जो समाज की ओर की बात करने वाले लोग हैं। आप तो जो है व्यापारियों के जो है धन पशुओं के बंधुआ मजदूर बन के काम कर रहे हैं। आप सरकार कहाँ चला रहे हैं? तो आप इन पर ध्यान दीजिए, जी। सबका ख्याल रखें। जी। पत्रकारों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग वो जो है योद्धा हैं जो दूसरों को हौसला देते हैं, दूसरों को हिम्मत देते हैं, खुद भूखे रहते हैं लेकिन दूसरे भूखों की आवाज़ उठाते हैं, खुद बीमार होते हैं लेकिन दूसरों को स्वस्थ रहने की आप जो है एक हौसला और चेतना देते हैं। आप लोग संयम से काम लें, बर्दाश्त करें। हम वो लोग हैं जो खुद भूखे रहते हैं, खुद तो मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर अपने दुखों को झेलते हैं। आत्महत्या ना करें, आत्महत्या कायरता है। आत्महत्या समस्या का समाधान नहीं है, संघर्ष जीवन है, और जो संघर्ष करके जीतता है वही सिकंदर कहलाता है, वही पुरुष कहलाता है। इसलिए बराए मेहरबानी पत्रकार साथियों, जितने भी दुकान चलाने वाले ठेकेदार हैं पत्रकारों की, लानत है उन लोगों पर, और उन लोगों से आप लोग कोई उम्मीद ना करें। हर पत्रकार अपने व्यक्तिगत तौर पे अपना जो है इंश्योरेंस कराए, ताकि कल को कुछ होता है आपके बच्चों को जो है कुछ आर्थिक रूप से कोई मदद मिल सके। दलितों के जो है जो पत्रकार हैं, जिनको हर तरीके से अपमानित होते हैं, उनको भी चाहिए कि वो ध्यान रखें और वो किसी गलतफहमी शिकार ना हो कि साहब बड़े चैनल में है तो आप जो है नीचे वालों को समझें नहीं, अपने छोटे साथियों को कुछ नहीं समझें। क्योंकि ये लालाओं की नौकरी है, जब लात लगती है तो सड़क पर आते हैं और फिर आपको यूट्यूब चैनल करना शुरू होता है। और जो लोग जो है यूट्यूब चैनल को कहते हैं ये फर्जी है, ये नकली पत्रकार है, मैं पूछता हूँ कि जो अखबार PRB एक्ट में मिनिस्ट्री INB से रजिस्टर्ड है, उसके लोग काम करने वाले लोग फर्जी कैसे हो सकते हैं, नकली कैसे हो सकते हैं? और जो बड़े चैनल हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, जितने भी A कैटेगरी के, B के, C के, D के, उन सब चैनल को आखिर क्या ज़रूरत पड़ी, वो सब यूट्यूब पे क्यों आ गए हैं? अगर आप में इतनी ही सलाहियत है, आप इतने ही सक्षम है, सैटेलाइट चैनल पे रहिए, आप यूट्यूब चैनल पे आकर के क्यों भीड़ बढ़ा रहे हैं? क्यों आप डाका मार रहे हैं? छोटे अखबार, छोटे जो मीडिया के लोग हैं जो अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं, उनके पास पैसा नहीं है आपको देने के लिए, वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं।
आप वहाँ भी डाका डाल रहे हैं। ये ठीक नहीं है। आप अपने हद में रहिए। हर व्यक्ति जब यह अति करता है, अति जो है वो नुकसानदेह होता है। अति मेहनत करिए, अपने क्षेत्र में रहिए, अपने अधिकार में रहिए और भला करते रहिए, मदद करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद। तो आप हमारे साथ थे वरिष्ठ पत्रकार अनस सिद्दीकी, जिन्होंने हर मुद्दे पर बात रखी है और हर मुद्दे को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो अब आपकी जिम्मेदारी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये वीडियो आगे तक पहुंचाएं। इसी के साथ मैं डिम्पल राणा लेती हुई था इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत न्यूज़ पर।